दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हर बंदा इकोनॉमिस्ट की तरह वो डिस्कस कर रहा है कि डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है। हर बंदा डिस्कस कर रहा है पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह इंक्रीज हो रही है। हर बंदा डिस्कस कर रहा है कि लोगों की परचेजिंग पावर किधर जा रही है। तो इसमें जो एक रिसेंट सर्वे हुआ है उसके मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको इससे कोई कंसर्न नहीं कि जीडीपी किधर जा रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं हमारा डेफिसिट किधर जा रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे जा रही है। उन लोगों को कंसर्न है कि क्या हमें रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत क्या डोर स्टेप पे मिल रही है कि नहीं। और इसका एक सादा सा रूल होता है, अगर आपको रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी सेहत और अच्छी तालीम मिल रही है तो आपकी जीडीपी मनफी में भी है तो कोई इशू नहीं है। आपकी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आम बंदे को इन बेसिक नीड से कंसर्न होता है, उसको आपकी स्ट्रेटेजी से कोई कंसर्न नहीं होता। अब पिछले दिनों में जो बातें चल रही हैं कि डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्यों पाकिस्तानी करेंसी जो है उसकी वो कदर कम होती जा रही है, इस पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बात की, बहुत सारे टेक्निकल लोगों ने बात की, लेकिन मैं आज आपके साथ एक आम बंदे की ज़बान में बताऊंगा कि डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, दूसरे नंबर पर ये कब तक बढ़ती जाएगी, और तीसरी चीज़ ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगले आने वाले कितने दिनों तक आपका जो डॉलर है ये 200 रुपये को क्रॉस कर जाएगा। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि डॉलर की वैल्यू कैसे बढ़ती है, वो इस तरह है, उसमें पहला जो फैक्टर होता है वो आपकी इंपोर्ट्स होती हैं। अगर पाकिस्तान का आप डाटा निकालें तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट से डबल हैं तकरीबन। यानी बहुत थोड़ी अमाउंट है जो हम बाहर भेजते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। और क्यों इतनी ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं, आप इसमें अपनी डेली यूज़ में आप अपने घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान में वो चीज़ें बना सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में हम उनको बनाना शुरू कर दें तो हमारी डॉलर की वैल्यू जो है और करेंसी जो पाकिस्तानी है ये स्ट्रांग हो जाएगी। और उसमें क्या है, मसलन आपके पास जितने मोबाइल हैं इसमें 80-90% हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास जो गाड़ी होगी वो भी इंपोर्टेड सारा उसमें मटेरियल होगा। आपके पास इवन घर में जो बच्चे छोटे छोटे वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं ये भी इंपोर्टेड होते हैं। आपके घर में जो सैनिटाइज़र पड़ा होगा ये भी इंपोर्टेड होगा। आपके पास जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की चीज़ें हैं ये सारी भी इंपोर्टेड हैं। आपके पास जो नेस्ले की प्रोडक्ट्स होंगी वो भी सारी इंपोर्टेड होंगी। आपके घर में यानी आपकी जो मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है हमारा, यानी आप अगर पिज़्ज़ा खाते हैं तो उस पर जो चीज़ चल रही है वो भी हमने इंपोर्ट की हुई है। यानी हम हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जिससे इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है। और जब हमारी दरामदात बढ़ती है ना तो हम उसके बदले में उनको डॉलर पे करते हैं। जब हम उनको डॉलर पे करते हैं तो हम डॉलर उनके पास चले जाते हैं, हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं। और डॉलर कम होने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है डेफिसिट। डेफिसिट एक टर्म यूज़र जिसको हम कहते हैं खसारा। अब ये खसारा ट्रेड में भी हो सकता है कि अगर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दिस इज़ योर ट्रेड डेफिसिट। अगर आपके बजट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपने रेवेन्यू कम इकट्ठे किए हैं तो दिस इज़ योर बजट डेफिसिट। और इसी तरह अगर आपकी सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो दिस इज़ अगेन डेफिसिट में आप चले जाते हैं। अब डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हुकूमतें क्या करती हैं, हुकूमतें उस डेफिसिट को जो खसारा हो रहा है उतने नए नोट छाप लेते हैं। अब जब नए नोट छापते हैं ना तो उससे हालात बेहतर नहीं होते, सिर्फ कीमतें बढ़ जाती हैं। जितने नोट छप रहे हैं उतनी कीमतें बढ़ती जाएंगी, इकोनॉमी में कोई खास चेंज नहीं आएगी, इसलिए डेफिसिट की वजह से होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गरीब ममालिक ने ना बहुत ज़्यादा कर्जा लिया होता है। अब जिस वक्त उन्होंने कर्जा लिया होता है ना मुस्लिम ममालिक से, तो वो कर्जे पे दो चीज़ें हमने वापस करनी होती हैं। एक असल कर्जा वापस करना होता है और एक उसी कर्जे पे आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। ये दो चीज़ें वापस करनी होती हैं। अब क्या हुआ है, पिछले कोई 1-1.5 साल में जब कोरोना आया तो कोरोना की वजह से बहुत सारे ममालिक ने और IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को पता क्या कहा, यार ये गरीब मुल्क है, इसके कर्जे जो है कुछ देर के लिए होल्ड कर दो, इस साल में आपने जो कर्जे हमें वापस करने हैं या उस पर इंटरेस्ट देना है वो रहने दो, उसको होल्ड कर लेते हैं।
तो पाकिस्तान के लिए वो बड़ा अच्छा रहा। अब क्या हुआ, अब कोरोना खत्म हो गया, अब वो कह रहे हैं हमारा कर्जा वापस करो और उस पे जो सूद है वो भी वापस करो। अब जब हम उनको पे करते हैं तो फिर डॉलर में हम पे करते हैं, हमारे पास अगेन जब डॉलर कम होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। ये इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं और हमारा कर्जा तकरीबन हमारी जीडीपी के बराबर हो चुका है। ये बहुत अलार्मिंग फिगर है। इसके बाद हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे रवैये जो हैं उनमें प्रॉब्लम है। हमारे रवैये ही ऐसे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को, हम अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं करते। आप सब लोगों को आइडिया है कि पिछले अगर एक महीने की रिपोर्टिंग देखें तो एक महीने में आपके मीडिया ने 70 to 80% प्रोग्राम किस पे चलाए हैं, अफगान क्राइसिस पे। बाकी जो 20-30% प्रोग्राम है वो पता किस पे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस क्यों जा रही है। इकोनॉमी तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और इन्हीं दिनों में आपके डॉलर की वैल्यू भी बढ़ी है, इन्हीं दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, इन्हीं दिनों में इन्फ्लेशन भी हुआ है, इन्हीं दिनों में लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हुई है, लेकिन इससे हमारे मीडिया को, हमारे लोगों को कोई कंसर्न नहीं है। हम वो पॉलिटिक्स वाली बातें, वो डिस्कशन और उस पर इन्वॉल्व होते हैं। हमें ये चाहिए, हमारे मीडिया को हर वक्त ये लोगों को अवेयर कराएं कि भाई डॉलर किधर जा रहा है, उससे तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आने वाली हैं, तुम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। इसलिए हमारा एटीट्यूड भी ऐसा है कि हम नॉन इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात नहीं करते। ये हमारा एटीट्यूड है। आखिरी चीज़ कि अफगान क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफगान महाजरीन ऑलरेडी रह रहे हैं। अब जब वहाँ पे क्राइसिस आएगा तो यहाँ पे वो अपने जितने उनके पास एसेट्स हैं उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करा लेंगे। जब डॉलर्स में कन्वर्ट कराएंगे तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो हमारी करेंसी की वैल्यू अगेन कम होती है। इसलिए ये फैक्टर है जिनकी वजह से आपका डॉलर बढ़ता है। अब अगले दिनों में क्या हो रहा है, अगर अफगान क्राइसिस सेटल हो जाता है तो आपका जो डॉलर है ये थोड़ा कंट्रोल होगा, और शायद जो 3 महीने में इसने 200 को क्रॉस करना था ये शायद 4 से 6 महीने लग जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अफगान सिचुएशन ठीक नहीं होती, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो डॉलर की वैल्यू है वो जो 6 माह में इसने 200 को क्रॉस करना था ये 3 माह में ही 200 को क्रॉस कर सकती है। नंबर 1 है। नंबर 2 कि आपका जो डेफिसिट है जो बता रहा था इंपोर्ट कंट्रोल नहीं होती, हम अपनी इंपोर्ट उसी तरह करते जाए तो उससे भी आपका जो डॉलर है अगले 3 से 6 माह में ये 200 को क्रॉस कर देगा। इसी तरह तीसरी चीज़ कि हमने इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, उस कर्जे पे हमने वो अमाउंट वापस करनी है क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है कोरोना की। तो जब हमने उनको वापस करना है तो उस पे भी हमारी इकोनॉमी में प्रेशर बढ़ेगा और डॉलर की फ्लाइट होगी जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है। और आखिरी चीज़, पिछले कोई 1 महीने में गवर्नमेंट ने $1 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट मार्केट में फेंकी है ताकि डॉलर स्टेबल हो, लेकिन उससे भी डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा। अगर इस तरह भी स्टेबल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अगले आने वाले दिनों में डॉलर की वैल्यू कंट्रोल में नहीं रह सकती और ये बहुत जल्दी 200 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर डॉलर 200 को क्रॉस करेगा तो उससे क्या होगा, उससे सबसे पहले हमारी जो वो परचेजिंग पावर है वो डिस्टर्ब होगी, लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी। जब कुव्वत खरीद कम होगी तो उससे उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। इसलिए हमें ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को प्लान करें कि अगले दिनों में अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती है और डॉलर 200 को क्रॉस करता है तो हमने अपनी परचेजिंग पावर को कैसे मैनेज करना है, हमने अपनी बेसिक नीड्स को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू रीथिंक फॉर द इकोनॉमी।